नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर उन्हें भी जमानत मिल जाएगी, इस बात पर अभी इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को ईडी ने कस्टडी में लिया था। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 2 दिन पहले, और जहां वो 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना है, वो फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी और उन्हें इस तरह जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के खिलाफ आज सुनवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने इस गिरफ्तारी को गलत बताया था और इसे चुनौती दी थी। आज इसी पर सुनवाई चल रही है। अभी तक इस समय लंच ब्रेक है, हाईकोर्ट में इस समय लंच ब्रेक हुआ है, जिसके बाद फैसला आएगा। शाम तक पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे या फिर उन्हें तिहाड़ में अभी और अपना वक्त काटना है। आपको बता दूं कि कल संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी करीब 6 महीने तक जेल में रखने के बाद कल जमानत मिल गई और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें ईडी कहीं ये साबित नहीं कर पाई कि संजय सिंह को उसने क्यों गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई पुख्ता आधार ईडी ने नहीं दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संजय सिंह को जमानत दी, उसमें ईडी की काफी भद्दपिटी है, क्योंकि ईडी अपना केस वहां मजबूती से नहीं रख पाई। और ईडी का केस मजबूती से नहीं रख पाने का ये मतलब है कि शराब घोटाले में आपके जितने भी नेताओं पर और जो आपके मुख्यमंत्री पर जिस तरह की कार्रवाई ईडी ने की है और जिस तरह उन्हें इस शराब घोटाले का सरगना बताया है, वो केवल चुनावी राजनीति के चलते हो रहा है। क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इस गिरफ्तारी का ये टाइमिंग देखिए और इस पर जिस तरीके से इस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उससे साफ समझ में आता है कि उन्हें चुनाव में प्रचार में जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है वो यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को चुनाव में उसके नेताओं को उतरने से रोका जा रहा है। तो और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, इस पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े झटकों की, जिस पर हम बात कर रहे थे वीवीपैट और रामदेव को के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और उसी दौरान ये खबर आ गई थी कि संजय सिंह को बेल मिल गई है और उसके बाद मामला पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल ही में 31 मार्च को जो इंडिया की रामलीला मैदान में जो बड़ी बैठक हुई, जिसमें 28 दलों ने हिस्सा लिया और उसमें अरविंद केजरीवाल की जो पोस्टर्स उनके जो लगे हुए थे, वो जेल की सीखों के पीछे उनकी तस्वीर दिखाई दे रही थी और वहां पर सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह की बातें की थी और एक पूरा माहौल बना था जिसमें ये साफ नजर आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी ने एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए मोल ले ली है। आज जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो हम क्या उम्मीद रखें कि क्या शाम तक अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलने की खबर आ सकती है, या कि फिर बीजेपी अभी और रिस्क उठाना चाहेगी, उन्हें किसी तरह जेल में बंद रखेगी, लेकिन क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? सवाल बहुत से। अमलेंदु जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? एक तो सौमित्रा जी, ये जमानत के लिए नहीं है, असल में अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है पूरी, कि गिरफ्तारी ही असंवैधानिक है, अवैधानिक है और उसके खिलाफ है कि इसको क्वैश किया जाए। मतलब ये एफआईआर जो है जिसमें गिरफ्तारी की गई है उसको क्वैश किया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के और रात में ही पहुंचे थे। हालांकि रात में सुनवाई नहीं हुई थी, अगले दिन सुबह सुनवाई हुई, लेकिन वो जिस बेंच में लगा था उस बेंच से फिर उसको वापस वहाँ से ले लिया था। फिर कहा था कि हम पहले हाई कोर्ट जाते हैं। उस बेंच ने फिर उनको दे भी दिया था कि ठीक है आप हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कोई राहत नहीं मिली थी अरविंद केजरीवाल को, और आज की तिथि जो थी वो निर्धारित हुई थी कि आज इस पर बात होगी। आज फिर जो है इस पर सुनवाई हुई है और लंच से पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से थे वो अपनी बात रख चुके हैं और लंच के बाद जो है वो ईडी अपनी बात रखेगी। ईडी की तरफ से एएसजी राजू जो है वो मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी हैं, विक्रम चौधरी हैं और एडवोकेट देसाई हैं। 3 लोग उनकी तरफ से हैं। शुरुआती जब हुई, जिस समय इस पर सुनवाई की, इसको जब मैटर को उठाया गया तो एएसजी जो थे उन्होंने कहा कि इसको लंच के बाद लिया जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि लंच के बाद नहीं, इसको हम अभी सुनेंगे, क्योंकि अगर हम लंच के बाद सुनते हैं तो फिर आज नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं इस पर आज ही फैसला हो जाए। यानी कि कोर्ट समझ चुकी है एक तरीके से, अगर कहा जाए इस बात से
कि ये मामला क्या है और इसको आज ही निपटाना क्यों जरूरी है। कोर्ट इसके विषय में इसका मतलब स्पष्ट है एक तरीके से कि मामला क्या है और किस तरीके से इसको किया जा रहा है। उसके बाद फिर कोर्ट ने उस मसले को लिया, फिर उसके बाद फिर उसमें बहस जो थी बस शुरू हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपनी बातें रखी शर्मिष्ठा जी, उन्होंने 7-8 पॉइंट्स रखे और यहीं से उन्होंने शुरुआत की कि मैं 7-8 बिंदु जो रखना चाहता हूँ। एक तो पहला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जो है वो खत्म हो रहा है इसके जरिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है केवल एक शब्द या एक फ्रेज या एक वाक्यांश नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से कहा जाए लोकतंत्र की आत्मा है, एक तरीके से मूल आधार है लोकतंत्र का कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए लोकतंत्र में। ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और चूंकि अभी तक कोई भी मामला जो है वो नहीं मिला है, कोई मनी टेल नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं मिला है, मेरे वकील के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी ने भी अपनी एफआईआर में कहीं ये नहीं कहा है कि इनके खिलाफ कोई सबूत है, अपने किसी समन में भी ये नहीं कहा कि इसमें कोई सबूत है, अभी भी ईडी नहीं कह रही है कि उनके खिलाफ कोई सबूत है। ये सारी बातें एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने वहाँ रखी। लंबी बहस चलती है, वो कहते रहे कि पहला समन जो है वो अक्टूबर 2023 का है और गिरफ्तारी 21 मार्च को होती है। यानी अगर आपको गिरफ्तारी करनी थी तो आप पहले समन के बाद ही आप गिरफ्तारी कर सकते थे। आपने उस समय गिरफ्तारी नहीं की, आपने इस समय आकर के गिरफ्तारी की ताकि मामला कोर्ट में फंसा रहे और अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने पाए। इसका आपने एक तरीके से इंतजाम किया है। ये कुल मिलाकर के ये चीज़ है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आपको अगर सिर्फ ये अधिकार प्राप्त है कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूं और चूंकि मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। यानी आपको अगर अधिकार प्राप्त है, आप किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो आपके पास कोई सबूत हो या नहीं हो, आपके पास कोई आधार हो या नहीं हो, तो आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने कही और कहा कि इसमें जो है वो जो दुर्भावना दिखाई पड़ती है ईडी की जो कार्रवाई है, और एक तरीके से सरकार के कहने पर या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, मतलब इसका निहितार्थ समझा जा सकता है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि उनके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी जो है वो कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं यह राजनीति की नहीं बल्कि मैं कानून की बात कर रहा हूँ। यह गिरफ्तारी का समय असंवैधानिक है और उसका उद्देश्य जो है वो साफ बताता है कि ये जो है वो किस तरीके से इसको कार्रवाई की जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल को बाढ़ के पीछे रखा जा सके, मतलब सलाखों के पीछे रखा जा सके। इस मामले की अनूठी विशेषता ये है कि जो धारा 50 पीएमएलए की एक्ट है, मतलब जो जिसके तहत होती है सब कार्रवाई, उसके तहत कोई भी सामग्री नहीं मिली है। पहला समन 2023 का है और मेरे लिए नवा समन जो है वो 16 मार्च 2024 का है। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ बयान के और कोई सामग्री बिना हासिल किए हुए आपने जो गिरफ्तारी का आधार है वो निरर्थक है, आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा है। और कहा कि इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि धारा 70 जो पीएमएलए की है वो कंपनियों के ऊपर लगती है, किसी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं लगती है। तो आम आदमी पार्टी कंपनी नहीं है, पार्टी है, इसलिए जो है ये इसके ऊपर नहीं लगती। बहुत सारी बातें उन्होंने रखी अपने सिंघवी साहब ने, और कहा कि उन्होंने कि कई फैसलों का भी उन्होंने जिक्र किया। एक विजय मदन लाल का फैसला है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि भाई इस बात को याद रखा जाए कि ये सेक्शन 50 जो है उसके अंतर्गत कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं किया गया है और आप कभी भी जो आप मेरे दरवाजे के अंदर आप घुस सकते हैं, आपको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी घुस जाएं, कभी आप किसी को भी आप गिरफ्तार कर लें अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा ये कि इस केस का ये है कि समन का जवाब ना देना जो है ये सब खतरे की घंटी और ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। जबकि अरविंद केजरीवाल ने हर समन का जवाब दिया, लिखित में जवाब दिया। आपने जितनी बार भी समन भेजे हर बार समन का जवाब दिया। आपने जो भी सवाल उस समन में पूछे उसके सबके जवाब दिए। तो ये कोई गिरफ्तार करने का आधार नहीं है कि साहब आप 9 समन पे उपस्थित नहीं हुए। आपने मुझे बुला किस लिए रहे थे? मैं गवाह हूँ उस केस में, मेरे खिलाफ कोई सबूत है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है, किस लिए है? तो ये बात जो थी उन्होंने सब जा करके रखी। तो ये कुल मिलाकर के अभी तक उसमें सब बातें हुई और बीच बीच में एसजी राजू थे, वो थोड़ा सा एक कहा जाए कि वो बीच में दखलंदाजी भी करते रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब हमको जो है ये इसकी कॉपी नहीं दी गई है जो रिक्वेजिशन दायर की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, इनको पेज नंबर बता दीजिए कि जिस पेज नंबर पे आप बात कर रहे हैं वो इनको दे दिया जाए। इस तरीके की अभी सब वहाँ दलील चल रही थी। और फिर ये कहा कि भी इसकी चूंकि जमानत की शर्तें जो है वो इतनी ज़्यादा कठिन हैं और इसलिए जो है इसकी गिरफ्तारी जो हो जाती है तो उसके बाद पक्ष रखना और भी ज़्यादा
कठिन हो जाता है। तो इसकी कोई सामान्य सीमा नहीं है और धारा 19 में जो है इसमें किसी के लिए भी गिरफ्तार करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि इसमें नहीं है। ये सिंघवी साहब ने अपनी मतलब कुल मिलाकर के अपनी सारी दलीलें जो हाँ रखी हैं अदालत के सामने। अब इस पर लंच के बाद जो है वो कुछ बातचीत होगी। देसाई साहब ने जैसे अपनी बात शुरू की अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही, तो कोर्ट ने कहा कि हम लंच की बात करते हैं और आप कुछ कहना है तो आप रिजॉइंडर एक दे दीजिए और उसके बाद फिर हम ईडी को सुनेंगे। तो अब लंच के बाद जब बैठेगी बेंच तब फिर वो ईडी का जो उस पर दलील जो होंगी उसको ईडी की बेंच को मतलब ईडी को सुनेगी बेंच। समिता जी जी बिल्कुल अमलेंदु जी, अभी लंच ब्रेक है और लंच ब्रेक के उस पार क्या होना है इसको लेकर एक उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि कल जिस तरह हमने देखा कि ईडी संजय सिंह के मामले में जमानत का विरोध नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे पूछा कि आप बताइए कि आप विरोध करेंगे, तो उसने चुपचाप कह दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ईडी का पक्ष कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज भी आप ये जो कह रहे हैं कि ईडी की ये कोशिश थी कि बाद में सुनवाई हो, पहले सुनवाई ना हो, लेकिन कोर्ट ने दिया। और हम आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। आज ये एक अहम मामला पहुंचा हुआ है जहां केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। जमानत मिलना या ना मिलना, या केजरीवाल सलाखों के बाहर आते या नहीं आते, ये एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरह एक सिटिंग सीएम को ईडी ने जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात कही और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और उसके बाद हमने सबने देखा है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल सायरन बजाते हुए और राउज एवेन्यू कोर्ट से जब तिहाड़ जेल तक ले जाया गया था तो उन्हें बिल्कुल एक अपराधी की तरह ले जाया गया, जिसका एक गलत संदेश गया है कि क्या इस देश को अपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के उस पर भरोसा नहीं है, उनकी नैतिकता की बात की जानी चाहिए। यहाँ पर लोकतंत्र के अधिकारों की बात भी उठती है, क्योंकि वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, इसका मतलब जनता ने उन्हें चुना है और यहाँ पर उन्हें अगर एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो इसका मतलब जनता के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी आपने बात की अमलेंदु जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कोर्ट में ये कहा कि ईडी अब तक न मनी ट्रेल साबित कर पाई है, ना कोई सबूत जुटा पाई है, सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के लिए सरकारी गवाहों के बयान जो है वो मायने नहीं रखते। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठता है अमलेंदु जी, वो है टाइमिंग का, कि अरविंद केजरीवाल का अगर ये मामला 2022 से चल रहा है तो पहले जैसा होता है कि शतरंज की बिसात में छोटे छोटे प्यादों को पहले हटाया जाता है और उसके बाद फिर राजा पर अटैक करने की योजना बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। कुछ इसी तरह का खेल यहाँ इस समय खेला गया, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन पर भी अब तक कोई चार्ज साबित नहीं हो पाया और इसीलिए संजय सिंह को कल जमानत भी मिल पाई है। और उसके बाद जब वो लोग नहीं झुके तो फिर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया, क्योंकि ये मामला अगर 2022 का है और अरविंद केजरीवाल को सम्मन पे सम्मन भेजे गए और हर सम्मन का उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बार बार ये कहा कि मामला कोर्ट में है, वहां से साबित हो जाने दीजिए। फिर उसके बाद एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना जवाब सामने रखूंगा, लेकिन इस बीच चुनाव की घोषणा हो जाती है और सारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो रही है, नामांकन शुरू हो गए हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, बीजेपी के नेता खुद प्रचार में लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के नेता प्रचार में लगे हैं। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी के लिए दोहरी चुनौती है कि एक और उन्हें अपने नेताओं का ख्याल रखना पड़ रहा है, उनके कानूनी लड़ाई का साथ देना पड़ रहा है, और दूसरी ओर उन्हें जनता के बीच जाना है, जहां की उनके सामने अभी नेतृत्व की चुनौती भी है। क्योंकि अमलेंदु जी, हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने 2 बार आकर संवाद किया और उसके बाद इंडिया की रैली में सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की ओर से 5 गारंटियां सामने रखी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल अब अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए तैयार हो रही हैं, लेकिन वहां तक नौबत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये तो आज शाम को ही ये सामने आ जाएगा। अमलेंदु जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हम कह रहे थे, एक और जब हमने देखा कि कांग्रेस पर आईटी की जो कार्रवाई हुई उस समय भी ये सवाल उठा, अब आम आदमी पार्टी के सामने भी यही सवाल उठ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केवल मुहावरा नहीं है, वो हकीकत में भी दिखना चाहिए। मतलब चुनाव हो रहे हैं तो आप कैसे एक सिटिंग सीएम को आपने जेल में डाला हुआ है और कैसे एक पार्टी के मुखिया को आपने जेल में रखा है,
ताकि वो प्रचार में न जा पाए। अमलेंदु जी, क्या इससे हमारे लोकतंत्र की जो रेटिंग है उसमें और गिरावट आएगी, जबकि बीजेपी का प्रचार जो है वो धमाधम चल रहा है? अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहूं तो वो व्हाट्सएप के जरिए चाहे बाकी प्रचार उनका हर तरीके से हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर आप दूसरी पार्टियों को या तो आप आर्थिक तौर पर कमजोर कर रहे हैं या कि उन पर कानूनी बेड़ियां डाल रहे हैं। क्या इस तरह के और हमने ये देखा भी अमलेंदु जी कि इस तरह के मामलों में अमेरिका जर्मनी के बाद यूएन ने भी सवाल उठा दिए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने इस राजनीतिक जो क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि ये राजनीतिक मामला है, इसका कोई आपराधिक वो नहीं है, और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जनता इसका जवाब देगी। जब वो कोर्ट रूम जा रहे थे उसके पहले उन्होंने कहा था कि जनता इसका जवाब देगी। तो क्या अब मोदी अपने इस पॉलिटिकल स्टंट से बाज आएंगे और क्या जनता उनको जवाब देगी? अमलेंदु जी, देखिए समृता जी, अभी तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जवाब देती कि नहीं देती है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी हाल में अपने स्टंट से बाज नहीं आएंगे। आपने जिसकी बात की कि भाई दुनिया के अंदर किस तरीके से देश की छवि खराब हो रही है और किस तरीके से अमेरिका, जर्मनी, उसके बाद यूएन ने भी जो था भारत के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो उसको लेकर के सवाल उठाए, और यूएन का तो बहुत सख्त एक तरीके से जो है वो बयान था इसको लेकर के भारत के अंदर जो कुछ चल रहा है और किस तरीके से लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे, ये एक तरीके से था उसका यूएन का। और आज अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अदालत के अंदर ये बात कही लेवल प्लेइंग फील्ड की, और उन्होंने कहा भी कि इसका मतलब गिरफ्तारी का उद्देश्य जो है एकमात्र वो केजरीवाल को अपमानित करना और बेइज्जत करना है, और गिरफ्तारी का असली उद्देश्य जो है वो उनको चुनाव पे जाने से रोकना है, ये उन्होंने कहा। आज ही शर्मिष्ठा ये खबर आई है कि विश्व के जो प्रभावशाली देश हैं उनकी एक सूची जारी हुई है, और उसमें हमारा विश्वगुरु जो है मतलब भारत जो है हमारा वो 1 से 10 की जो सूची है उसमें शामिल नहीं है, 12वें नंबर पे भारत आया है। ये 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम प्रमुख जो 10 प्रभावशाली देश हैं उससे बाहर हो गए हैं। अभी तक भारत जो था वो 10 प्रभावशाली देशों के अंदर होता था, लेकिन वो 10 प्रभावशाली देशों से बाहर जा चुका है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर शर्मिष्ठा जी भारत की जो छवि अब बन रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, वो एक खराब छवि बन रही है। जो गांधी नेहरू का देश था उसकी छवि एक इस तरीके की बन रही है, जिस तरीके की पिछले दिनों वीडैम संस्था जो स्वीडन की है उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से भारत में जो चुनावी तानाशाही आ रही है, ऑटोक्रेसी आ रही है, उसको लेकर की भी रिपोर्ट थी। यानी अब दुनिया जो है वो जो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देखती थी वो अब भारत को एक चुनावी तानाशाही राष्ट्र के रूप में देखने लगी है। ये खतरा जो है भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की छवि के लिए इन दिनों पैदा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए। तो ये कुल मिलाकर शर्मिष्ठा जी ये जो आपने सवाल किया था कि क्या इससे कोई असर पड़ेगा प्रधानमंत्री के ऊपर या जनता के ऊपर, मुझे लगता है कि जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है, और लोग अब ये सवाल करने लगे हैं कि अगर प्रधानमंत्री वास्तव में 400 पार जीत रहे हैं और 400 सीटों पर अगर हार नहीं रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये सारी हरकतें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप 2-2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजते हैं, आप सबसे बड़ा विपक्षी दल उसके आप खाते सीज करते हैं, और जो विपक्षी दल हैं आप उनको जो है भेजते हैं, चुनावी बॉन्ड के जरिए आप किस तरीके से उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं, ये सारी चीज़ें एक तरीके से जिस तरीके से सामने आ रही है, तो ये एक स्पष्ट संदेश जनता के बीच जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी आस्था जो इस डेमोक्रेसी में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उसकी ज़बरदस्त तरीके से हार हो रही है, इसीलिए ये सारी जो है कृत्य किए जा रहे हैं कुल मिलाकर के। बाकी अब शर्मिष्ठा जी देखिए आगे देखिए क्या होता है, और जिस तरीके से आज सिंघवी साहब ने बातचीत रखी है अपनी, और उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो है पूरी साजिश में ये चाहते हैं कि मतलब इनके रिमांड का जो आवेदन दिया है उसमें भी इन्होंने नहीं कहा, हमारा एजी ने कही भी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है या इनको कुछ मिला है। अभी भी ये कहते साहब इनसे पूछताछ करनी है कि इनसे फुटेरों में कि इनकी भूमिका क्या है आगे चल करके, इसके बारे में जानकारी करनी है। यानी आपने गिरफ्तार कर लिया और आपके पास गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, तो इसी आधार पर जो है इसको चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई आधार मौजूद नहीं है, और जब आधार मौजूद नहीं है तो फिर आपने इसको इस आधार पर गिरफ्तार कैसे कर लिया, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। तो इसे एएसजी जो है उन्होंने फिर इस पर कहा कि भाई इसको जो मैटर को कल रख दिया जाए, चूँकि हमको जो है वो सही कॉपी नहीं दी गई है, और कहा कि इट इज़ रॉन्ग पेजिनेटेड कॉपी, हाउ डू आई रिप्लाई, डोंट ओवर सिंप्लीफाई द थिंग्स। तो कोर्ट ने कहा कि ये 8 पेज में डिफरेंस है, तो आपको 2 कॉपी मिली है इसको आपको। तो फिर सिंघवी साहब से कहा कि आप इनको जो है पेज बता दीजिए किस पेज पे ये बातचीत कर रहे हैं। तो यानी किस तरीके से मामले को अब ईडी के पास अब कुछ तर्क नहीं है, तो उसे लिंगर ऑन करना चाहती हो, जो सिंघवी ने कहा। मतलब एक तरीके से कहा जाए ईडी के वकील जो हैं, जो एएसजी राजू साहब हैं, वो वहाँ इस बात को साबित कर रहे हैं कि आपकी मंशा अरविंद केजरीवाल को चुनाव तक
जेल में रखने की है, ताकि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में जाकर के प्रचार नहीं कर पाए और पीछे से आप उनकी पार्टी को तोड़ दें। ये सिंघवी ने आज कहा भी अदालत में, और ये एक तरीके से जो राजू साहब वहाँ जिस तरीके से बातें कर रहे थे, उससे ये एक चीज़ जो है वो साफ साफ समझ में आ रही है समिता जी। बिल्कुल अमरेंद्र जी, पूरा ईडी का जो मकसद है और ईडी इस समय किसी पपेट की तरह काम कर रही है, ये बिल्कुल नजर आ गया है, क्योंकि बहाने दिए जा रहे हैं कहीं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और उसके बाद आपने एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया। ये बिल्कुल अंग्रेजों के वक्त में जैसे रोलेट एक्ट आया था कि अपील, वकील और दलील की व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, और ये कि हम किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। कुल मिलाकर एक वैसा ही मामला इस आजाद भारत के अमृत काल में भी हमको दिखाई दे रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि कुछ सरकारी गवाहों ने उनका नाम लिया। और अमरेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने पहले भी जब कोर्ट में अपना बचाव किया था, अपना पक्ष खुद रखा था, तब भी उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत तरीके से मेरी गिरफ्तारी की गई है। और अभी फिर उन्होंने शायद ये कहा है कि इस तरह से तो चांदनी चौक के किसी जेब कतरे को भी इन आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जैसे मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल जब जिस चीज को राजू ये कह रहे हैं कि बहुत ओवर सिंप्लीफाइड नहीं की, जब उन्हें पन्ने ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ये एक बहाना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि ये बहानेबाजी केवल इसलिए है ताकि राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा सके। और अरविंद केजरीवाल के बारे में अमरेंद्र जी एक खबर ये भी आ रही है जिसके बारे में आपके नेता उन्होंने बयान भी दिया है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है और वो डायबिटीज के पेशेंट हैं और तिहाड़ जेल में रहते हुए 2 दिन उन्हें गुजरे हैं अभी, और ये बताया जा रहा है कि उनका 4.5 किलो तक का वजन कम हो गया। हालांकि तिहाड़ के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बारे में आतिशी ने बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसको सुन लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। तो अमरेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, वो सीवियर डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच जाते रहे हैं और उन्होंने देश सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें अब इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन आतिशी के संदेश का मतलब भी यह है कि वो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अब भी झुकने वाले नहीं हैं और आम आदमी पार्टी भी कहीं से झुकेगी नहीं। और अमरेंद्र जी, हम फिर से उसी अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जो कुछ बातें कही कोर्ट में, मैं एक बार फिर से उनको थोड़ा बहुत उसका जिक्र कर देना चाहती हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि मैं कुछ कानूनी पहलुओं को उठाना चाहता हूँ। अब बात अगर राजनीति की है तो वो बाहर हो रही है, लेकिन कानून की बात अदालत के भीतर जो हो रही है उसमें उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा और उसके आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। यहाँ जो पार्टी को तोड़ने की कोशिश, इस बारे में आतिशी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मुझे भी बीजेपी से ऑफर आया, और अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कई बार बोल चुके हैं पहले कि मुझे भी ये कहा गया था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए या हमें साथ दे दीजिए तो आपके खिलाफ मामले बंद हो जाएंगे। और अमरेंद्र जी, आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट बड़ी छापी है, खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे 25 कम से कम नेता हैं विपक्ष के जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चली, लेकिन उनमें से 23 के खिलाफ मामले बंद हो गए। केवल 2 लोग जो हैं उन पर अभी मामले जो है थोड़े बोड़े चल रहे हैं, लेकिन वो भी आगे हो सकता है बंद हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक साथ एक पूरी चीज सामने रख दी गई जिससे लोगों को भी अब ये पता चल जाए कि जिसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन कही जाती है, जो कहा जाता है, वो आखिर में है क्या। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ये भी ये कहा उन्होंने कि आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के गिरफ्तार कर रहे हैं, ये अनोखी बात है।
इस केस में चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। गिरफ्तारी की टाइमिंग ही ईडी की मंशा पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है। यानी यहाँ ईडी को अभिषेक मनु सिंघवी साफ साफ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि ईडी की ओर से कोई ठोस दलील ही पेश नहीं की जा रही है। ईडी बार बार जो है कहीं वो बहाने ले रही है किसी तरह के कि हमारे पास ये कॉपी नहीं है तो हम कैसे बहस करें, या कि लंच के बाद या लंच के पहले बहस हो, इस तरह की बात की जा रही है। ईडी की ओर से तो इस बात पर भी आपत्ति दर्ज की गई कि अरविंद केजरीवाल की ओर से 2 वकील क्यों बहस कर रहे हैं। जी। उन्होंने कहा, जो जी राजू है उन्होंने कहा कि आप प्रभावशाली हैं इसलिए 3 वकीलों में को लेकर आप बहस में शामिल नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी आम आदमी एक से ज्यादा वकील का हकदार नहीं है। ये अपवाद क्यों? आप पावरफुल हो सकते हैं, आप आम आदमी होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए अमलेंदु जी की किस तरह सारी बहस को मुद्दे पर आप इस बात पर नहीं टिके रह रहे हैं कि मनी ट्रेल कहां है। ईडी ने जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया कि भाई इन्होंने करोड़ों रुपए अगर इससे कमाए हैं शराब घोटाले से, तो आप बताइए कि वो शराब घोटाले का पैसा कहां है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ये बता चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए हैं। तो आप बीजेपी को इस पर आरोपी बनाइए, पैसा वहां है, आप उनसे पूछताछ करिए, मनी ट्रेल कहां है ये आम आदमी पार्टी बता चुकी है। लेकिन वहां पर इस पर बात नहीं हो रही। बात हो रही है दूसरी दिशा में, बात हो रही है कि वो उन्होंने 2 वकील क्यों रखे, बात हो रही है कि ये मामला कब सुना जाना चाहिए, बात हो रही है कि आपने हमको कॉपी उपलब्ध क्यों नहीं कराई। सारी दलीलें दे देंगे लेकिन असली मुद्दे पर नहीं आएंगे। ये ईडी का खेल है जो आज कोर्ट में जाहिर हो गया। इस पर ईडी का खुलासा, मतलब जो खुद उसने अपनी पोल खोल दी। और इधर अमलेंदु जी जो हम बात कर रहे थे जनता की, कि जनता अब जागेगी कि नहीं, तो इस मामले में आज गोपाल राय जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अब 7 अप्रैल को आमरण अनशन किया जाएगा या उपवास 1 दिन का शायद किया जाएगा, जिसमें जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इकट्ठे होंगे। और क्या कहा है गोपाल राय ने, इसको सुन लेते हैं। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि यह ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार। बहुत ज्यादती हो रही है, ये गोपाल राय ने बोल दिया है। और अब ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि पानी जो है वो बिल्कुल अब सब्र का बांध जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि पानी लबालब भर गया है, जिसको कहते हैं कि पाप का घड़ा भरना एक मुहावरा होता है। अब यहाँ पर पता नहीं किसके पाप का घड़ा भरेगा और किसका फूटेगा। लेकिन इस समय ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस समय एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। और आज जिस तरह से हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है, सुनवाई के दौरान जिस तरह की दलीलें पेश की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कुछ कहा, वो जो है उससे ये साबित हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी फंस रही है। क्योंकि यहाँ बीजेपी का नाम आज की कार्रवाई में भले आए ना आए, लेकिन ये तो जाहिर हो रहा है कि ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और मार्के की बात कही अमलेंदु जी, कि पहले समन और गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा आरोप है कि आप अगर आपने समन दिया तो आप पहले उनका बयान तो दर्ज करिए। आप उनको समन पे समन दे रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहे। और हमने पहले भी ये बात उठाई थी अमलेंदु जी की, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था तो आप पहले ही कर लेते, आपने अभी क्यों किया? यानी फिर वही बात की समय की जो बात है, टाइमिंग की बात है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ये भी कहा कोर्ट रूम में कि पहले और आखिरी समन में इतना गैप था। अगर एक संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। सेक्शन 19 के तहत
न गिरफ्तारी का आधार है, न सबूत मौजूद है, न आप केजरीवाल को दोषी मानकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। कुल मिलाकर गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। इसका ये मतलब है कि ईडी ने अब तक जो कार्रवाई की, 21 मार्च से लेकर अभी तक की जो कार्रवाई है ईडी की, वो पूरी तरह से गलत है। तो क्या अमलेंदु जी अब ये समय आ गया है कि आज शाम को या जब कोर्ट अब जब लंच के बाद फिर से इस मामले को सुनेगा, तो हम क्या उम्मीद रखें, क्या हो सकता है? आपका क्या अनुमान है आज की इस कार्रवाई के बारे में, अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, जिस तरीके से दलीलें चल रही हैं और चूंकि एएसजी जो मौजूद हैं ईडी की तरफ से, वो जिस तरीके से बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा दखलंदाजी अवश्य करते हैं वो दलीलें रखते समय, चूँकि अभिषेक मनु सिंघवी ने लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास जो अपनी सब दलील रखी है और उस बीच में 3-4 बार एएसजी ने टोकने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि जब यहाँ सब ये चल रहा है तो आप मुझसे खामोशी की उम्मीद नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने टिप्पणी की कि मैं खामोश नहीं रह सकता, मतलब बीच में अगर मैं टिप्पणी करता हूँ। लेकिन जो जिस तरीके की दलील चल रही है ईडी के पास उन दलीलों का कोई जवाब नहीं है। एक तो इसका कोई जवाब नहीं है कि भाई आपने कोई पैसा बरामद किया, कोई मनी ट्रेल हुआ, वो पूरे केस में नहीं है। सिर्फ केजरीवाल का मसला ही नहीं है, पूरे केस में वो मसला नहीं है कि कोई मनी ट्रेल भी नहीं हुआ और आपने कोई पैसा पकड़ा भी नहीं है। तो ये एक चीज़ नहीं है। दूसरा, पीएमएलए एक्ट जो है वो किसी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता है, वो कंपनीज के ऊपर लागू होता है, जो धारा 50 है उसकी, वो सब मिला करके। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी और उन्होंने एक बात ये भी कही समिता जी, उन्होंने कहा कि आज मुझे प्रेस रिपोर्टों से एक जानकारी मिली है कि चूँकि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष ईडी की रिमांड को चुनौती नहीं देते हैं, इसलिए हाई कोर्ट के समक्ष ये याचिका जो है, जो लगी हुई है, ये निरर्थक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये असाधारण दलील है, कानून में अनसुनी दलील है। यानी कि ईडी अब जाएगी जब कोर्ट में तो ईडी ये रख सकती है कि साहब, चूंकि उन्होंने कहा है कि हम इसकी रिमांड को चुनौती नहीं दे रहे हैं तो इसलिए हम इनकी रिमांड ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये कौन सा तरीका, रिमांड क्यों चाहिए आपको? हमने तो क्वेश्चन के लिए किया है कि इसको क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, आप रिमांड मांगिए, रिमांड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो गिरफ्तारी को ही जो इसको कर रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने जो आगे सब सारी बातें रखी, उन्होंने कहा कि एक तो ये कि मेरे खिलाफ बयान में कुछ भी नहीं है, क्यों, मतलब जो भी बयान है वो कुछ नहीं है। इनमें खास तौर से नाम लिया कि एक राघव रेड्डी, मुंगटा रेड्डी और शरद रेड्डी, 3 जो हैं ये इसमें मुख्य वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ ना करके उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कि पहली बार उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, उल्लेखनीय रूप से पीठ दर्द के कारण ईडी से अनापत्ति दर्ज कराकर उनको जमानत मिल जाती है। यानी उनमें से एक को वो ईडी जो है उसकी जमानत का मतलब विरोध नहीं करती है। और 5वां चरण उसका ये है कि उनमें से एक जो है वो सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार हैं, यानी मुंगटा रेड्डी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी टीडीपी है, उससे आंध्र प्रदेश में उम्मीदवार है। तो उन्होंने कहा कि ये सत्तारूढ़ दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान देता है एक व्यक्ति, और मुंगटा ने ऐसा किया। मुंगटा ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। ये पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, वे आपराधिक कानून को उल्टा कर रहे हैं। सिंघवी ने राघव मुंगटा के बयानों का भी जिक्र किया और कहा कि मुंगटा 4 बयान देते हैं, 3 बयानों में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 3 बयानों में कोई आरोप नहीं है और इन्हें संज्ञान में भी नहीं लाया जाता है और बस अविश्वसनीय दस्तावेजों में रखा जाता है। ये पूरी तरह से अनुचित और आपराधिक कानून प्रक्रिया के खिलाफ है। फिर वो कहते हैं कि फिर वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं, यानी वो मुंगटा रेड्डी जो हैं वो जब बयान देते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो 10 दिन के बाद ही उनको जमानत मिल जाती है। ये आपराधिक कानून का सरासर मजाक है। सिंघवी ने राघव मुंगटा के पिता के बयान का भी जिक्र किया। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, तो अब ये अदालत के सामने चीज़ें आ रही हैं कि ये पूरी तरीके से एक तरीके से पॉलिटिकल मसला है और पॉलिटिकल मसले के तहत इसमें फंसाने की कोशिश हो रही हैं। ये चीज़ अब अदालत के सामने भी स्पष्ट होती चली जा रही है, क्योंकि अदालत ने भी जो सवाल उठाए हैं इस पूरी बहस के दौरान, एक तो बहुत खामोशी के साथ अदालत ने सिंघवी साहब को सुना अच्छे तरीके से, और बीच में जब एएसजी राजू ने इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने एक तरीके से उनको एएसजी को खामोश कराने का ही काम किया। भी ठीक है, ये कह रहे हैं इनको कॉपी नहीं मिली, इनको पेज नंबर बता दीजिए, किस पेज नंबर पे आपने ये बात कही है। तो यानी ईडी से कह दिया गया, मिस्टर ईडी अब आप खामोश बैठिए, आपका समय जब आए तब आप बोलिएगा। तो अब लंच के बाद जब बेंच बैठेगी तो ईडी के साहब क्या कहते हैं वहाँ देखा जाएगा। खबर में आ गई है कि लंच के बाद बेंच अब वापस बैठ चुकी है और सुनवाई वापस शुरू हो गई है। ये इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो चुनौती दी गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से, उस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले को सुन रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें पेश
पेश कर रहे हैं। लंच के पहले उन्होंने अपनी दलीलें पेश कर दी, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और इसके साथ ही बता दिया कि पीएमएलए कानून के तहत उसके कानून सेक्शन 50 और सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी की गई उसको चुनौती दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और उन्होंने बता दिया कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है और केवल पॉलिटिकल बदला लेने की नीयत से की गई गिरफ्तारी है, जिसपे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू उन्होंने अपनी दलीलें पेश उन्हें करना था। और अब लंच के बाद राजू जो है वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, एसवी राजू। उन्होंने ये कहा कि द पिटीशन इज आर्ग्यूड एज अ बेल एप्लीकेशन, क्वेश्चनिंग और डिस्चार्ज एप्लीकेशन। आई विल ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ एंड डील विद ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अभी वो बता रहे हैं कि ये जो आज की पिटीशन है वो किस तरह से किस रूप में दाखिल हुई है और अब वो अपना पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में हमको ये पता चलेगा, जैसे जैसे कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और खबरें बाहर आती जाएंगी, उससे हमको ये पता चलेगा कि अब आगे इस मामले पर क्या होना है। वैसे अब तक जो कुछ हुआ है, या हम कहें कि कल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है, कल सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के मामले पर जिस तरह का फैसला आया और जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत या एक बड़ी जीत के तौर पर इस फैसले को देखा गया। राहत से ज्यादा जीत का सवाल है, क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जो हमने देखा कि गोपाल राय भी बोल रहे थे, 6 महीने तक उनको गिरफ्तार रखा गया, जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। अब संजय सिंह को अमलेंदु जी जमानत मिल गई है और उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है, जिस पर उनका पासपोर्ट रख लिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप हमेशा अपना फोन ऑन रखेंगे, आप शराब घोटाले के मामले में कोई बयान नहीं देंगे। इस तरह की कुछ शर्तें रखी गई हैं। उसके बाद उन्हें जमानत मिली है। अब जेल से वो कब बाहर आते हैं, क्योंकि वो पहले अस्पताल में थे, उसके बाद वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जेल पहुंचा, तिहाड़ जेल अब पहुंच चुका है ऑर्डर, और हो सकता है संजय सिंह बाहर आए। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी ने यह कहा है कि अभी हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि मामला केवल संजय सिंह की रिहाई का या उन्हें जमानत मिलने का नहीं है। मामला यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी के और 3 और नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, तिहाड़ जेल में हैं। और इस समय मामला यही चल रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना सही था या गलत। आज दिल्ली हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है और कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें यह दिख रहा है कि ईडी बिल्कुल बुरी तरह फंस चुकी है। अमलेंदु जी, ईडी जो है एक प्रतिष्ठित संस्था, जांच एजेंसी इस तरह से मानी जाती थी, जिसकी जांच पर प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम कहते हैं कि अगर धन का कहीं गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है, गैर कानूनी तरीके से धन कमाया गया है, उसकी जांच हो, उसको पकड़े ईडी, ये काम था ईडी का। लेकिन अब किस तरीके से इसे एक पॉलिटिकल टूल बना लिया गया है। इसी तरह से हमने देखा कि सीबीआई को कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब ये कहा कि आप राष्ट्र की सुरक्षा के मामलों पर, सीबीआई को उन्होंने कहा कि आप इस पर ध्यान दीजिए, आप बाकी मामलों को ना खींचे। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी संस्थाएं जो आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने बनाई ताकि देश में एक माहौल अच्छा बने, कानून अपना काम कर सके, राजनेता अपना काम कर सके, एक व्यवस्था पूरी बनी रहे, इन सबको सोचकर एक ये सारी संस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन आज जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है और या उसके पहले जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाला सारा मामला है, इससे ये दिख गया। और आज कोर्ट में जिस तरह से ईडी बेनकाब हो रही है, जहां वो अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। अमलेंदु जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की ये एक बहुत बड़ी नाकामी मानी जा सकती है कि उन्होंने इन 10 सालों में देश की संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है? निश्चित तौर पे शर्मिष्ठा जी, प्रधानमंत्री ने मतलब इन 10 सालों में प्रधानमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जो भी समझिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी पार्टी में बदल चुकी है, इसी बाबा हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं, निश्चित तौर पे सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है और ज़बरदस्त तरीके से नष्ट किया। और भारत का जो संवैधानिक ढांचा है मूल रूप से, उस पर भी काफ़ी जो है आघात पहुँचाया है भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में। और ये चीज़ें साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं, जिस तरीके से हमारी संवैधानिक संस्थाएँ बिहेव कर रही हैं उसको लेकर के भी। और आप देखिए कि राजनीतिक दल अगर एक रैली करके और एक सुर में अगर ये बात कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मैच फिक्सिंग हो रही है, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मैच फिक्सिंग की बातें हो रही है। मैच फिक्सिंग शब्द आज अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज कोर्ट में भी इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल की
इसको एफआईआर को क्वेश्चन करने के सवाल को भी। उन्होंने कहा कि ये मैच फिक्सिंग जो है आपकी अपराधियों के साथ और ईडी की मालूम पड़ती है, यहाँ मैच फिक्सिंग है। तो ये जिस तरीके से सब चीज़ें आ रही है उससे एक मतलब साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर दबाव है, और ये दबाव साफ तरीके से देखा जा सकता है। अभी एएसजी राजू जब अपनी बात रख रहे हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब हम आम आदमी पार्टी की अगर कुछ संपत्तियों पर अगर इस समय प्रहार करते हैं तो कहा जाएगा कि आप चुनाव के समय ये सब क्यों कर रहे हैं। यानी आप ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर आपको करना था कुछ संपत्ति या कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ तो हमने नहीं किया, अब हम करेंगे, तो आप कहेंगे आप इस समय चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं। मतलब एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव चल रहा है तो इसलिए हम पैसा बराबर नहीं कर सके। अरे भाई साहब, आप तो 2 साल से इस पर जांच कर रहे हैं, 18 महीने से तो इसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपको ना कोई मनी ट्रेल मिला, ना आपने एक पैसा रिकवर किया, तो ये जांच किसकी बात की चल रही है। आप हर 3 महीने पे आते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप दाखिल करके चले जाते हैं। तो यानी अपने ही बयानों पे और सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह चुका है उन सबके बीच में एक तरीके से देखा जाए ईडी यहाँ फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, और इस तरीके से क्षरण हुआ है कि सीबीआई के अंदर ही 2 अफसर आपस में एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर के खड़े हो जाते हैं। आधी रात में मालूम पड़ता है कि सीबीआई के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस रेड कर रही है, ईडी के अफसरों को सीबीआई गिरफ्तार कर रही है और सीबीआई के दफ्तरों को ईडी गिरफ्तार कर रही है। 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आकर के लड़ाई कर रही है, और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी जो डिवाइडर इन चीफ का खिताब एक विदेशी पत्रिका ने प्रधानमंत्री को दिया था, तो वो सारे जो है वो जाकर के दिखाई पड़ रहा है कि वास्तव में डिवाइडर इन चीफ जो है वो किस तरीके से देश को, संवैधानिक संस्थाओं को और इस तमाम तरीके से एजेंसियों को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, और देश को तो बांट ही दिया है उन्होंने तमाम तरीके से। तो ये सारी चीज़ जिस तरीके से सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। पिछले 10 सालों में देश को ले जाकर के वहीं खड़ा कर दिया गया है जहां सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था, देश खड़ा था। आज ठीक वही परिस्थितियां प्रधानमंत्री के इन 10 सालों के दौरान जो है ये तैयार कर दी गई हैं कि हम 1947 में अपने को पा रहे हैं। जिन लोगों को भी इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी है, और ख़ासतौर से समकालीन इतिहास की जिनको जानकारी है, वो सब देख सकते हैं कि 1947 में भारत की क्या परिस्थितियाँ थीं। ठीक उसी तरीके की परिस्थितियाँ आज भारत के सामने बना दी जा रही हैं, और इस बार ऐसी परिस्थितियां बनाने वाली कोई विदेशी ताकतें नहीं हैं, बल्कि वो ताकतें हैं जो इस समय देश के ऊपर शासन कर रही हैं। संमित्रा जी। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, अभी हम बात कर रहे हैं ईडी और सीबीआई और आईटी और इस तरह की तमाम संवैधानिक संस्थाओं की, जो 10 साल में जिन्हें बहुत कमजोर कर दिया गया। मतलब जो संस्थाएं बनी थी भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, खुद उनमें एक दीमक लग गया है। और प्रधानमंत्री जो जगह जगह अभी भी ये दावा करते फिर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शूंगा नहीं, तो अब उनके ये दावे भी बहुत ज्यादा खोखले, अब इनका खोखलापन जो है वो बिल्कुल जाहिर हो गया है। और हम आपको बता दें कि आज हम अभी इस समय बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के मामले पर चल रही सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाई थी, पुरानी आबकारी नीति को बदलकर, और उसके बाद इस नीति से बहुत से लोगों को असहमति हुई, और उसके बाद धीरे से इसमें ये बात आ गई कि इसमें करोड़ों रुपए जो है इसमें हेराफेरी हुई है। इसमें टीआरएस की नेता के कविता भी गिरफ्तार हैं, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस समय गिरफ्तार हैं। खुद अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। वो उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 में रखा गया है, और पूरी दुनिया में अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से एक सिटिंग सीएम को चुनाव के समय गिरफ्तार करना, जेल भेजना कहां तक सही है। तो कुल मिलाकर भारत की छवि पर भी इस समय एक बड़ा दाग प्रधानमंत्री मोदी के कारण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जब ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो मामला चल रहा है, इस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच जो है हाई कोर्ट में, वो इस पर सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया था, और उसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इस समय अरविंद केजरीवाल ने अपनी हिरासत, अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 4 बयान हैं, और जिन 4 बयानों के आधार पर दिल्ली के चांदनी चौक के किसी जेब कतरे को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसमें मुझे गिरफ्तार किया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ साफ साफ बता दिया है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे कोई आपराधिक आधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया, ये वो कह रहे हैं, उनका ये दावा है। हालांकि ये सारी बातें जांच के बाद और कोर्ट के फैसले के बाद ही साबित होंगी, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है अमलेंदु जी, उसमें ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई भी बात
ईडी मजबूती से नहीं रख पा रही है। ईडी की यह कमजोरी क्या अब इन चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? क्योंकि अमलेंदु जी, पिछले विधानसभा चुनाव भी जब हुए तो हमने देखा कि ईडी ने इसी तरह की कार्रवाइयां की विपक्षी दलों के नेताओं पर। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लें या कि और भी इस तरह के बहुत सारे मामले हुए जिसमें ईडी ने चुनाव के पहले उन नेताओं के घर दबिश दी, उन नेताओं से जुड़े लोगों के घर दबिश दी, उनके ठिकानों पर छापे मारे जो किसी न किसी तरह बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन क्या इस समय इन चुनावों में ईडी की ये कार्रवाई और उसकी ये कमजोरी, क्योंकि ये दिख रहा है कि ईडी कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रही है, बाहर तो वो अपना कोई ठोस आधार नहीं दिखा पाई, कोर्ट के सामने भी कोई दलील नहीं दे पा रही है, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह कोर्ट में ये कह दिया कि बीजेपी को इतने करोड़ रुपए मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, और शरद रेड्डी या मगुंटा रेड्डी जिनकी बात आपने की, जिनके पिता को टीडीपी ने अपनी आंध्र प्रदेश में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, टीडीपी यानी एनडीए की साथी, यानी एक आरोपी जिसके सरकारी गवाह बनने पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी जिसके पिता को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये सारी कड़ियां कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि शराब घोटाले का जो मामला है वो केवल आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं। जब ये मामला, अगर क्या मामला ये ट्विस्ट लेगा अरविंद जी, अमलेंदु जी, क्या ये इसमें नए मोड़ ऐसे आएंगे जिसमें बीजेपी फंस जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि 2G घोटाला मामले में भी बीजेपी पर ही उंगलियां उठी कि उसने एक पूरा आभासी मामला खड़ा किया। उस समय के कैग जो थे उनके उस कैग की रिपोर्ट के आधार पर, सीएजी थे विनोद राय, उनके रिपोर्ट के आधार पर पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और एक इतना बड़ा मामला बनाया गया कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान देश को हो गया। बाद में पता चला कि मामला तो कुछ था ही नहीं। क्या ये शराब घोटाला भी वैसे ही कोई नया मामला साबित हो सकता है? निश्चित रूप से मित्रा जी, ये वैसा ही मामला एक साबित हो रहा है, और जो एएसजी राजू अभी यहाँ जो बहस कर रहे हैं वो वही बहस कर रहे हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो थी बात रखी कि अभी ये आकर के कहेंगे कि साहब देखिए, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि मैं आपके रिमांड का कोई विरोध नहीं करता, तो इसलिए उनकी जो है याचिका अपने आप खारिज हो जाती है। अब वही तर्क जो है वो रख रहे हैं एएसजी राजू और कह रहे हैं कि साहब इन्होंने चूंकि कहा है कि वॉलेंटरीली कि मैं आपको विरोध नहीं करता हूँ तो रिमांड मुझको दे दीजिए, तो इसलिए जो है वो हमने इनका रिमांड मांग रहे हैं, और ये जमानत की याचिका नहीं है, चूंकि इन्होंने इसको क्वैश करने की है तो इसलिए इनको रिलीफ नहीं दिया है। यानी आपके पास ये कोई आधार ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार क्यों किया और आपकी जांच कहां तक पहुंची। आपके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या है? और ये कह रहे हैं एएसजी साहब जो है वो कह रहे हैं कि साहब अभी हमारी जांच चल रही है, तो इसलिए अभी हमें अरविंद केजरीवाल की आवश्यकता है। तो आपकी जांच चल रही है और आपको अभी तक कोई सबूत नहीं मिला और आपने अभी कुछ मनी टेल भी नहीं पकड़ा है, और फिर आप इसी आधार पर जा रहे हैं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आपका जब तक, पिछली बार कहा था ना लोअर कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही पीएमएल कोर्ट में कि भाई हम आपकी ईडी का जब तक आप चाहें तब तक हमें रख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप उसी बयान को लेकर के आ गए, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा है कि आप वॉलेंटरी हमको रिमांड कर लीजिए, तो हम यह कर रहे हैं। और 3 रिमांड पेश किए गए, तीसरा 2 रिमांड का तो खिलाफत की गई और तीसरा रिमांड जो हमने पेश किया है, मांग की है, उसका इन्होंने विरोध नहीं किया। तो यानी अब आप इस पे पहुंच गए, तो आपके पास अभी भी कोई तर्क जो है वो नहीं है। अब ये अदालत को तय करना है कि ईडी जो अपने तर्क रख रही है वो इस याचिका पे अपने तर्क रख रही है या उनकी रिमांड पे अपने तर्क रख रही है। क्योंकि आज जो सुनवाई हो रही है वो रिमांड पे नहीं है, ये सुनवाई आज इस पे है कि वो एफआईआर क्वैश की जाए, अरविंद केजरीवाल को उस मामले में रिहा किया जाए। तो अभी ईडी जो अपनी दलील रख रही है वो याचिका पे ना रख करके अपने रिमांड पे रख रही है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी जब मौका मिलेगा अरविंद केजरीवाल के वकीलों को, तो वो इस बात को रखेंगे कि ईडी ने अपनी तक जो है कोई बात रखी नहीं है कि हमारी जो याचिका है उस पर क्या उसका उत्तर है, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से जा रही है, मुझको लगता है कि आज कोई बड़ा खबर जो है वो शायद हाई कोर्ट से आ सकती है थोड़ी बहुत देर में, चूँकि अभी सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से सुनवाई चल रही है और ईडी जिस तरीके के अपने तर्क रख रही है, उन तर्कों में शर्मिष्ठा जी एक साधारण पत्रकार होने के नाते भी आप इसको देखिए, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते भी देखिए, अगर आपको कानून की थोड़ी सी जानकारी नहीं है तब भी समझा जा सकता है कि इनके तर्कों में कोई दम नहीं है और ये वहाँ जलेबी छान रहे हैं ईडी महोदय जो है अदालत के सामने, ये समझा जा सकता है। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल अमलेंदु जी, एसवी राजू जो है वो कभी कहीं पुराने जजमेंट का उसका हवाला दे रहे हैं, कहीं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें आज उनको अरेस्ट किया गया और रिमांड पे उनको पुलिस कस्टडी में 5 डेज के लिए रखा जाता है, तो रिट इज फाइल चैलेंजिंग अरेस्ट एंड रिमांड ऑर्डर। मतलब वो ये बता रहे हैं कि किस तरह रिमांड और अरेस्ट और इन सब का पूरा खेल चल रहा है, मतलब घुमा फिरा के बातें किए जा रहे हैं। लेकिन जो सही बात है, जो मुद्दे की बात है
कि आपने अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है वो किस आधार पर गिरफ्तार किया। अभिषेक मनु सिंघवी का जो सीधा सीधा सवाल है उसका सीधा जवाब वो नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी गिरफ्तारी का आधार क्या है, आप कोई सबूत दिखाइए जिसके आधार पर आपने उनको गिरफ्तार किया है। आप ये बताइए कि मनी ट्रेल कहां है, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे आपने कौन से कारण जुटाए हैं। इन बातों का जवाब एसवी राजू नहीं दे पा रहे हैं, वो बातों को घुमा फिरा कर रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि लंच के पहले तक, हाई कोर्ट में लंच के पहले तक अरविंद केजरीवाल के ओर से पक्ष रखा गया था और अब लंच के बाद एसवी राजू जो हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन उन तर्कों को हाई कोर्ट कितना सुनता है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इन तर्कों को कितना महत्व देती है और इन तर्कों के आधार पर क्या कोई फैसला बनता है, ये अब देखने वाली बात होगी। आज इस समय ऐसा लग रहा है कि अभी ये चर्चा चल रही है और उधर मामले की सुनवाई चल रही है। हो सकता है कुछ देर में हमको कोई बड़ा फैसला सुनने मिले जिसमें ये पता चले कि अरविंद केजरीवाल जब आज बाहर आते हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाता है या कि अभी उन्हें कुछ दिन और जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। तो आज खरी खरी चर्चा में बस इतना ही अमलेंदु जी। अब आपकी हमारी सबकी निगाहें बनी हुई हैं हाई कोर्ट के इस फैसले पर। डीवी लाइव लगातार इस विषय पर आपको जानकारी देता रहेगा। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।